स्टूडेंट, दिस इज़ द वीडियो नंबर 7 ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। बेटा इस वीडियो में हमें पढ़ना है ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है ना, कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को वन बाय वन करके डिस्कस करना है। तो ट्रांसफार्मर को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम जो है उसके बारे में समझ लेते हैं कि नीड क्यों पड़ी ट्रांसफार्मर की, ठीक है ना, और ये करता क्या है। इन सब चीज़ों को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता है, मान लीजिए कि आपको पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे बनती है। मैंने बताया होगा आपको कि कॉइल होता है ना। उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रोटेट करते हैं तो उसमें एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है और वहाँ करंट भी बनती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट भी बनती है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो वोल्टेज बना, जो करंट बनी, है ना, इसी को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन हम वोल्टेज और करंट को अकेला नहीं ट्रांसमिट करते, हम ट्रांसमिट करते हैं वास्तव में पावर को। बेटा कैसे करते हैं? पावर को, हमें पावर को ट्रांसमिट करना होता है कि पावर हाउस से जो है जो पावर बनी उस पावर को हमें ट्रांसमिट करना होता है अलग स्टेट्स में, या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हमें सेंड करना उसको है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पर हम लिखा जो पावर का जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ है वो होता है वोल्टेज इनटू करंट। इसी को हमें ट्रांसमिट करना है। तो अब ये पावर ट्रांसमिशन के लिए फिट है कि नहीं है, इसको हमें देखना है। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमको ये पता है कि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो लॉस होती है, हीट एनर्जी जो लॉस होती है वो I²RT होती है, ठीक है ना। ये तो हीट लॉस का फॉर्मूला है, मतलब करंट जितना ज़्यादा होगी हीट का लॉस उतना ज़्यादा होगा, ठीक है बेटा जी। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट तो आप पहले से जानते हो। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आ गई, पावर का फॉर्मूला है E/I। मान लो आपका जो पावर हाउस पे जो आपने जनरेट किया, वोल्टेज आपने बनाया, वो वोल्टेज मान लीजिए आपको भेजना है 1000 वाट की पावर आपको भेजना है। ये इतनी पावर आपको बना के सेंड करना है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि मान लो कि जो आपने कॉइल को रोटेट किया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कॉइल को रोटेट किया और जो जो क्या बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो बना, मान लो वो 200 वोल्ट का वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। तो आपने कहा कि अगर अगर जो वोल्टेज वहाँ पर जनरेट हुआ वो 200 वोल्ट का है, तो करंट कितनी होगी बेटा वहाँ पे? 5 एम्पीयर करंट होगी ऐसे, तभी ना आपका ये हो जाए 1000 वाट होगा। तो ये आपने कहा कि जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो बना, मान लिया आपने कि जो वोल्टेज बना पावर हाउस पे वो कितना बना 200 और ये कितना बना 5 बना। करंट तभी तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगी 100 वाट की पावर बनेगी और इसी को ट्रांसमिट करेंगे हम, है ना, इसी को हम ट्रांसमिट करेंगे। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पर जो करंट है वो 5 एम्पियर है और ये करंट जो है जब वायर में मूव करेगी, ठीक है ना, और आपको पता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है तो वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो बताइए हीट लॉस का फार्मूला क्या होता है I²RT। तो I कितना है 5 है, तो ये जाएगा 25। R जो भी होगा T रख के हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये एनर्जी का लॉस आ जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी या पावर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने इस तरीके से 200 वोल्ट जो जनरेट हुआ, जितना वोल्टेज बना उस वोल्टेज को और 5 जो करंट आएगा उसके करस्पॉन्डिंग 5 मल्टीप्लाई करके आपने इसको सेंड कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, तो मैक्सिमम पावर तो रास्ते में ही लॉस हो जाएगी। यानी जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ पर आपको पावर को भेजना है वहाँ पर पावर पहुँचते पहुँचते बिल्कुल कम पहुँचेगी, वो रास्ते भी मैक्सिमम पावर लॉस होगी I²RT से। क्योंकि करंट की वैल्यू अगर है ज़्यादा है, करंट की वैल्यू अगर आपने रखा 5 रख लिया तो पावर तो लॉस हो ही रही है, ठीक है बेटा जी। तो ये जो डाटा है, इस तरीके का डाटा जो है वो ट्रांसमिशन के लिए फिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो है 5 एम्पियर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और जितना ज़्यादा 5 होगा, 5 में अगर 6 रख लिया आपने, 7 रख लिया आपने, तो इस करंट को जितना ये कम होगा उतना रास्ते में पावर का लॉस जो है कम होगा। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि जो वोल्टेज बना
पावर हाउस पे जो वोल्टेज बन रहा है वो तो बनेगा ही बनेगा। इसके बाद हम एक ऐसी डिवाइस लगा दें जो कि वोल्टेज को बढ़ा दे, तो वोल्टेज को, पावर को उसे कांस्टेंट रखना है। जो पावर है 1000 वाट की पावर है, वो तो पावर तो आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। तो हम एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहते हैं कि जो कि वोल्टेज को बढ़ा करके करंट को कम कर दे, तब उसको ट्रांसमिट करना हमारे लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि करंट अगर कम होगा तो पावर का लॉस रास्ते में कम होगा, तो मैक्सिमम पावर जो है जहां हमको भेजना वहां पर पहुंचेगी। तो आपने कहा कि अगर हम ऐसा कर दें कि जो एक ऐसी डिवाइस लगा दें इसके बीच में ऐसे, ये डिवाइस क्या करे, ये जो वोल्टेज है इसको बना दे, मान लो कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, इसको बना दे 1000। तो अगर वोल्टेज को उसने बना दिया, क्या है 1000 बना दिया, तो करंट आपकी 1 हो जाएगी। देखो पावर वही का वही रहा। क्या किया इसने, जो बीच में आपने डिवाइस लगाई, इस डिवाइस ने क्या किया, इस डिवाइस ने वोल्टेज को बढ़ा दिया और करंट को क्या किया, कम कर दिया। देखो पावर वही की वही है, कितना 1000 वाट की पावर है। अब इस पावर को हम क्या है, इस पावर को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। करंट पावर का तो लॉस होगा, लेकिन वो लॉस कैसा होगा, आई स्क्वायर से निकालेंगे तो 1 स्क्वायर RT होगा। देखो यहाँ पर जो पावर का लॉस हो रहा था, यहाँ पर जो पावर का लॉस हो रहा है, इन दोनों में देखो कितना फ़र्क है, 25 टाइम्स। मतलब पहले वाले केस में बहुत ज़्यादा पावर लॉस हो रही थी, दूसरे वाले केस में पावर लॉस हो रही है लेकिन बहुत ही कम लॉस हो रही है। तो हमारा एम यही होता है कि जब हम पावर हाउस से पावर को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो रास्ते में पावर कम से कम लॉस हो। तो अगर पावर को कम से कम लॉस करना है तो आपको जो करंट को बहुत कम करना पड़ेगा और वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिक क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमें पावर को मेंटेन रखना है। तो ठीक है बेटा जी, अब आपने कहा कि अब इसको हम बड़ी आसानी से इसको हम सेंड कर सकते हैं, इसका लॉस भी बहुत कम होगा। मान लो हमने इसको सेंड कर दिया ऐसे, अब ये हमारी होम है, हमारे घरों तक पहुंच गई है ना। अब हमारे घर में जो आपका ये होम है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं, जैसे आपका जो भी टीवी है, AC है, जो भी आपका फ्रिज है, ये सब लगे हुए हैं यहाँ घर पे। अब जो यहाँ पावर आ रही है वो पावर कितनी आ रही है बोलिए, 1000 × 1 आ रही है। लेकिन जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो तो 220 पे काम करते हैं, इतनी हाई वोल्टेज पे काम करते नहीं हैं, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट था कि वोल्टेज को बढ़ा करके करंट को आप कम कर लीजिए तो पावर मेंटेन है, अब इसको ट्रांसमिट कर लिए। तो ये जो आपका फॉर्मेट है, कि वोल्टेज को आपने बढ़ा दिया, करंट को आपने कम कर दिया, पावर आपकी मेंटेन रही, अब इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब ये जो पावर है ना, वो ट्रांसमिशन के लिए फिट है, इसको हमने क्या किया, ट्रांसमिट कर दिया। अब ये रास्ते में पावर का लॉस बिल्कुल न के बराबर होगा। लेकिन जब डेस्टिनेशन पॉइंट जो आपका है, जो आपका घर है, घरों में जो हमारे पास अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो तो 220 पे काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आ कितना रहा है, 1000 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक और ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, एक और डिवाइस लगानी पड़ेगी जो क्या करे कि वोल्टेज को कम कर दे। मतलब वोल्टेज को कम कर दे, जो भी अप्रॉक्सीमेटली 200, मान लो 200 कर दिया हमने, और इंटू कर दे 5 कर दे। मान लो हमारे घरों की जो है डिवाइसेज जो काम कर रही हैं वो 200 पे काम, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। 220 करोगे थोड़ी करंट बढ़ जाएगी यहाँ पर इसको क्या करोगे, 220 करोगे तो करंट थोड़ी आपकी बढ़ेगी। तो इसको आप कर सकते हो बेटा, देखो इसको आप ऐसे कर लो कि अगर मान लो इसको 220 करना तो इसको 220 करोगे इंटू जो करंट आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 4.50 आएगी, 4.50 आएगी ऐसे। मतलब एक ऐसी डिवाइस यहाँ भी चाहिए जो वोल्टेज को कम कर दे और क्या करे, करंट को बढ़ा दे। तो वोल्टेज जितना हमको वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज कम कर दे वो, और फिर जो है कि हमारे जो घरों में जो एप्लायंसेस हैं वो वर्क करना शुरू कर देंगे। ये जो आप देख रहे हो कि आपको 2 टाइप की डिवाइस मिली। एक तो यहाँ पर थी जिसने वोल्टेज को बढ़ा दिया, ठीक है ना, वोल्टेज को बढ़ा करके ट्रांसमिशन में उसने हेल्प की कि आसानी से जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है।
लेकिन जैसे ही वो डेस्टिनेशन पॉइंट पे हमारा पावर जहाँ उसको भेजना वहाँ पहुँच गई, तो वहाँ पर जो एप्लियंसेस हैं वो अलग अलग वोल्टेज पे काम करते हैं। हमारे घरों में 220 वोल्ट पे काम करता है, तो हमें वोल्टेज को 220 बनाना होगा, तो वहाँ पर फिर एक डिवाइस लगानी पड़ती है जो कि वोल्टेज को कम करे उसी हिसाब से जो हमें चाहिए। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो इसीलिए जो है कि अब इसको जो डिवाइस लगा करके हम वोल्टेज को घटा रहे हैं, यहाँ पर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे थे और यहाँ पर हम कम कर रहे थे। तो वोल्टेज को बढ़ाना और वोल्टेज को घटाना, ये हमारा काम है ट्रांसमिशन करते वक्त। जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो एक एंड में हमें वोल्टेज को बढ़ा करके ट्रांसमिट करना पड़ता है, और जहाँ पर क्या हमें रिसीव करना है वहाँ पर वोल्टेज कम करके हमें फिर सप्लाई करना होता है। ये काम होता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है बेटा जी, ये काम होता है ट्रांसफार्मर का। अगर आपने यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा दिया, आपने यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा दिया तो पावर ये निकलेगी। तो ट्रांसफार्मर ने क्या, अगर पावर लॉस नहीं हो रहा है, अगर हाई वोल्टेज हो गया तो लॉस नहीं हो रहा है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। इसलिए जो है क्या बोलते हैं कि अब ट्रांसफार्मर काम करता है सिर्फ एसी के लिए, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए ट्रांसफार्मर का वर्क हो सकता है, डीसी के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा जी, डीसी करंट के लिए कोई ऐसी डिवाइस नहीं है कि जो कि डीसी के वोल्टेज को बढ़ा करके ट्रांसमिट करे। ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर जो है सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को बढ़ा पाता है। इसका यह मतलब होगा कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा, ये ऑल्टरनेटिंग करंट होगी। यानी कहने का मतलब कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। तो अगर हमें मान लो जम्मू कश्मीर से में हमारा पावर हाउस है, यहाँ से हमें क्या करना है, पावर को सेंड करना है मान लो मुंबई, तो इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हमको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का ही यूज करना पड़ेगा और साथ में लगाना पड़ेगा ट्रांसफार्मर। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डायरेक्ट करंट जो है डीसी करंट जम्मू कश्मीर से मुंबई हम उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं पावर को, डायरेक्ट करंट की पावर को, तो वो हम भेज नहीं सकते हैं। मैक्सिमम पावर कहाँ लॉस हो जाएगी वो, क्योंकि जो वोल्टेज होगा डीसी का, जैसे आपने कहा कि अगर हम डीसी की बात करते हैं तो डीसी का वोल्टेज मान लो अगर 200 है और अगर मान लो करंट आपकी 5 एम्पियर बन गई, तो इसी को ही भेज सकते हैं हम। अब इसके वोल्टेज को, डीसी के वोल्टेज को हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। ट्रांसफार्मर जो है डीसी के वोल्टेज घटा बढ़ा नहीं सकता है बेटा। इसीलिए कहते हैं कि डीसी जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकती है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं और करंट को कम कर देते हैं, जिससे कि ट्रांसमिशन में कोई लॉस ना हो, और फिर एंड पॉइंट पर जहां उसको पहुंचना है वहां पर फिर लगाते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर को आपने समझा क्या है, ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को अप कर देना एंड वोल्टेज को डाउन कर देना। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आप कह सकते हो कि जो पहला आपका होगा वो होगा, फर्स्ट जो आपका होगा स्टेप अप, और जो दूसरा होगा आपका स्टेप डाउन। इसमें क्या होता है तुम्हारा वोल्टेज, इसमें तुम्हारा वोल्टेज इंक्रीज करता है ना, और करंट क्या होती है बेटा जी, करंट इसमें डिक्रीज करेगी। स्टेप डाउन में क्या होगा, आपका वोल्टेज, स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज से कनेक्टेड है, याद रखना। और ट्रांसफार्मर की बात करोगे तो वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है, ठीक है ना। करंट की बात नहीं करते हम लोग, हालांकि करंट भी कम होती है और बढ़ जाती है, बट वो डायरेक्ट वोल्टेज पे उसको डिफाइन किया गया है। तो वोल्टेज इसमें कि स्टेप डाउन में क्या होगा, वोल्टेज आपका कम होगा और करंट क्या होगी बेटा जी, वो आपकी बढ़ जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, ये 2 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं और वोल्टेज को घटाते हैं। ठीक है बेटा जी। और वास्तव में ये जो काम करता है ट्रांसफार्मर, ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। आपको पता है ना कि डायरेक्ट करंट में म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में होता है म्यूचुअल इंडक्शन ना। ऑल्टरनेटिंग करंट है, कॉइल के थ्रू अगर आपने दे दिया तो ऑल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ वेरी करती है। तो अगर ऑल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ वेरी करेगी तो कॉइल में जो फ्लक्स लिंक होगा बेटा ना, वो भी फ्लक्स चेंज करेगा, और फ्लक्स अगर चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, करंट बनेगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसी तरीके से जो ट्रांसफार्मर है, इसका जो प्रिंसिपल है, ये काम करता है किस पर, म्यूचुअल इंडक्शन पर।
ये काम करता है आपका किस पर, म्यूचुअल इंडक्शन पर। अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो आपने कहा स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो हम अब ट्रांसफार्मर जो हमारा होगा उसको हम इनपुट देंगे। मान लीजिए अगर क्या है, अगर मान लो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो जो हम उसको इनपुट देंगे, वो इनपुट को लेकर के जो आउटपुट बनाएगा उसमें क्या करेगा, उसमें वोल्टेज को बढ़ा देगा और करंट को कम कर देगा, है ना बेटा जी। इसे मान लीजिए ये हमारा मान लो ट्रांसफार्मर है। ऐसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में इसको डिराइव कर दूंगा बेटा जी। ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। आपने इसको इनपुट दिया, इसको आपने इनपुट दिया, ठीक है ना। जब आपने इसको इनपुट दिया और ये क्या होगा यहाँ पर, ये आपका आउटपुट होगा। तो इनपुट पर पावर क्या होगी, अगर इनपुट की बात करें तो इनपुट पर पावर क्या होगी, आपने मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज क्या दिया, ई आई दिया, और करंट क्या दिया बेटा जी, करंट आपका ऐसे कर लेते हैं बेटा जी। इनपुट पे आपने कहा कि ये आपका इनपुट पावर, ये इनपुट वोल्टेज है और ये इनपुट करंट है। आई से मतलब इनपुट करंट, ई आई और आई आई, ये तो आपने क्या दिया, पूरा का पूरा पावर दिया, इसको इनपुट दिया। अब ये जो आउटपुट बनाएगा वो कैसे बनाएगा बेटा जी, यहाँ जो आउटपुट देगा वो पावर देगा वो ई ओ। ये जो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है, ये आपका इनपुट पावर है और ये आपका आउटपुट पावर है ना। ये आपका ट्रांसफार्मर है। अगर ये आइडियल है, कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं, तो जितनी पावर इसमें एंटर होगी वही पावर आपको मिलेगी बाहर, मतलब आपके पावर हाउस से आपकी इतनी पावर चली। तो आपने कहा कि ये पावर हमने इसको दिया, किसको, ट्रांसफार्मर को। अब ट्रांसफार्मर ने हमको ये आउटपुट दिया ई नॉट आई नॉट। क्या, अगर आइडियल केस की बात करें कि आइडियल हमारा ट्रांसफार्मर है, आइडियल का मतलब कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो क्या पी आई इज इक्वल टू पी ओ होगा, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। ये सब समझ रहे हो आप लोग, ठीक है बेटा जी। लेकिन यहां पर अब ये ट्रांसफार्मर अगर स्टेप अप है तो इसका जो स्टेप अप, अगर इसको मानते हैं कि भाई स्टेप अप है, इसका मतलब इसका आउटपुट का जो वोल्टेज होगा वो बढ़ेगा और करंट कम होगी, है ना बेटा जी। और अगर ये स्टेप डाउन है तो स्टेप डाउन है, जो इसको मिलेगा उसमें जब मिलने के बाद जो अपना आउटपुट देगा वो क्या होगा, ई आउटपुट जो है कम होगा, किससे, ई आई से कम हो जाएगा और करंट आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफार्मर है कैसा, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। तो आपने कहा कि देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप है और एक स्टेप डाउन है। ऐसा समझ लो कि पावर हाउस पे जो लगता है ट्रांसफार्मर, वो आपका स्टेप अप होता है, वोल्टेज बढ़ा करके ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिशन के लिए हमेशा हायर वोल्टेज ही फिट है, याद रखना, ठीक है बेटा जी। हाँ, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें हायर वोल्टेज ही लेना पड़ता है, जिससे करंट कम रहे और लॉसेस का काम क्या है, लॉसेस हमारा कम से कम हो, ठीक है बेटा जी। तो एक पॉइंट अगर आप यहाँ लिख लो तो आपको हेल्प करेगा, वो कैसे देखो, तो आप देखो बेटा यहाँ कह सकते हो आप लोग कि टू अवॉइड द लॉसेस ऑफ एनर्जी पावर मस्ट बी ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज सो दैट करंट इज लेस। तो सिंपल सी बात है, जब भी ट्रांसमिशन करेंगे तो हमें वोल्टेज को हाई रखना पड़ेगा, और ये काम किसका है, ट्रांसमिशन का। और यही सबसे यही जो है कि एक बड़ी बहुत बड़ा डिफरेंसेस है कि इसमें एसी और डीसी में, कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है विदाउट पावर को लॉस किए, और जो डायरेक्ट करंट है उसको हम बहुत लंबी डिस्टेंस पे हम उसको नहीं लगा सकते हैं, मतलब बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस वो नहीं जा सकती है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट करंट के वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए कोई भी डिवाइसेस नहीं बनी है, ठीक है बेटा जी। अभी तक कोई डिवाइस नहीं बनी हुई है, इसलिए हम डायरेक्ट करंट को डायरेक्ट हम सेंड नहीं कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो मैं अब वन बाई वन इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके बेटा, तो हम लोग ट्रांसफार्मर को डिफाइन भी कर लेते हैं। इधर आपने पूरा का पूरा उसको देखा कि उसका यूज क्या है, कितने टाइप्स का होता है, क्या उसका प्रिंसिपल है, और क्यों हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं और किसके लिए यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप समझ गए। अब आते हैं जो आपको मेन आपका कॉन्सेप्ट जो समझना आपको है, ट्रांसफार्मर क्या है, अ डिवाइस विच कैन चेंज द वोल्टेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एज वेल एज करंट, ठीक है बेटा जी। मतलब जैसे आपने कहा वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट को कम भी कर देता है वो, तो दोनों को आप
साथ में लेके एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब प्रिंसिपल क्या है, किस पर बेस्ड है, ये किस पर काम करता है, ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। ट्रांसफार्मर काम ही करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। इसका ये मतलब हुआ कि अगर डायरेक्ट करंट की बात करो, ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट में म्यूचुअल इंडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग में ही होता है। तो करंट वेरी होगी तभी तो एक कॉयल से दूसरे कॉयल में इंडक्शन होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए ट्रांसफार्मर आपका यूज होता है। अब इसका देखते हैं, इसका जो डिस्क्रिप्शन और डायग्राम क्या है उसको समझ लेते हैं, फिर आगे उसको जो मैथमेटिकल जो उसका कॉन्सेप्ट उसको लेके चलेंगे। ये डायग्राम मैंने बनाया, मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ, आप समझो, ध्यान से समझो। एक आपके पास देखो, और सबको छोड़ दो, ये आपके पास एक आयरन कोर है, अंदर से बनाई, ये बीच में खाली आपका, ये अंदर से आपका ये आयरन का बना हुआ है, ये है ना, इस तरीके से बॉक्स है, ये अंदर से ये देखो, ये आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक है ना। और इस पर हमने कॉइल को ऐसे वाउंड कर दिया है, देखो ऐसे ऐसे, है ना। इधर भी हमने कॉइल को ऐसे वाउंड कर दिया है, ठीक है ना। ये जो अंदर देख रहे हो ना, ये जो पार्ट है, अंदर वाला पार्ट, ये इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। ये कोर आयरन है, आयरन कोर, लेकिन ये सॉफ्ट आयरन कोर है। इसको सॉफ्ट आयरन कोर हम क्यों लेते हैं यहाँ पर है, सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड बड़ी आसानी से चल सकती है, ठीक है ना। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है वो। तो आप कह सकते हो कि जो आपका सॉफ्ट आयरन कोर है, वो सॉफ्ट आयरन कोर जो है मैग्नेटिक फील्ड को पाथ प्रोवाइड कर, जैसे वाटर नहीं फ्लो करता है पाइप के अंदर, वैसे अगर यहाँ पर बना दो मैग्नेटिक फील्ड बनाओ ऐसे, तो ये फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यहाँ से जाएगी, इधर जाएगी, फिर घूम के ऐसे आ जाएगी। तो मतलब ये बड़ी आसानी से इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड विदाउट लीक हुए राइट लेफ्ट में कहीं गए, ये प्रॉपर इसी में मूव कर जाएगी पूरा कंप्लीट। इसलिए इसको रखते हैं कि मैग्नेटिक जो फील्ड बने वो कभी राइट में या कभी लेफ्ट में निकल ना पाए, लीक ना होने पाए, ठीक है बेटा जी। तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो क्या है कि ये हम ट्रांसफार्मर का जो है डायग्राम बना रहे हैं आपको, ठीक है ना। अब क्या है, यहाँ हमारा इनपुट है, हमने इनपुट दिया, ऑल्टरनेटिंग हम इनपुट देते हैं, जो हमारा इनपुट वोल्टेज उसको हमने बोला ईपी, हमने इनपुट वो दिया, इनपुट वोल्टेज हमने रखा ईपी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आई वो आईपी आई। ये दोनों ही ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो यहाँ पर जो कॉयल हमने लिया हुआ है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉयल। क्या बोलते हैं बेटा जी? इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉयल, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉयल, जो आउटपुट पर कॉयल लगा हुआ है, ठीक है ना। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको हमने ले लिया एनपी ले लिया, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको हमने एनएस ले लिया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में अलग अलग है ना, इसमें कुछ और इसमें कुछ और है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। डायरेक्ट हमने इसको इनपुट दिया। अब अगर इसको इनपुट दिया हमने, ध्यान दीजिए कैसे म्यूचुअल इंडक्शन कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपने इसको इनपुट दिया तो ये जो इनपुट है, ये जो करंट है इसमें कॉयल के अंदर जाएगा। अब ये जो करंट है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो आप बताइए जब इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट आप डालोगे तो आप बताओ कॉयल के अंदर जो फ्लक्स होगा, फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो जी। अगर करंट इसमें फ्लो करेगी कॉयल में, तो कॉयल के ये कॉयल के जो इनसाइड जहाँ पे देखा ना आपने सोलेनॉइड है उसमें करंट फ्लो कर रही है, तो कॉयल के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो यहाँ पर फील्ड बनेगा, और वो जो फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा? मान लो फील्ड ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है फील्ड, ठीक है ना। ये जो फील्ड बनेगा, इस फील्ड को ये आयरन कोर पाथ प्रोवाइड कर देगा, तो ये फील्ड यहाँ से ऐसे जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना, और फिर ऐसे घूमेगा इधर से, ठीक है बेटा जी। और फिर ये फील्ड ऐसे फिर यहाँ घूम जाएगा ऐसे, ठीक है, और फिर आगे आगे देखो ऐसे। यानी क्या मतलब हुआ इसका? अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है तो जो फर्स्ट कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जा करके इससे लिंक हो जा रहा है, और ये जो फिर आगे घूम के चला आ रहा है ये। तो ये जो है कि इसी आयरन कोर के अंदर हमारी जो फील्ड है वो ऐसे घूमती रहेगी, क्योंकि आयरन कोर बना ही इस तरीके से है कि लॉस ना होने पाए, ये फील्ड जो है लीक ना होने पाए, फ्लक्स जो आपका बना वो लीक ना होने पाए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए हम आयरन कोर को बनाते हैं। अब बताइए ये जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसके अगर इसमें क्या क्या, जब इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट जाएगी तो फील्ड बनेगा, और फील्ड बनेगा तो फ्लक्स बनेगा,
और फ्लक्स बनेगा तो आपको पता है कि फ्लक्स क्या होता है, फाई इंटू फ्लक्स आपका फाई होता है ना फ्लक्स, तो आपको बी इंटू ए होता है। अगर एक कॉयल की बात करें तो बी इंटू ए होगा, और नंबर ऑफ कॉयल जो होगा तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लक्स का फार्मूला आ जाएगा। खैर एनीवे उसको हम बाद में कर लेंगे डिस्कस। आप ये बताओ कि इसके अंदर जो फ्लक्स जो बनेगा कि एरिया भी फील्ड भी फ्लक्स बनेगा। आप बताओ ये करंट आपकी वेरिएबल है, अगर ये करंट आपकी वेरिएबल है तो इसमें फ्लक्स भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। अगर इसमें फ्लक्स वेरिएबल होगा, टाइम के साथ चेंज होगा, तो क्या यही फ्लक्स यहाँ भी लिंक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर एक म्यूचुअल इंडक्शन होगा, इसका फ्लक्स इसके साथ इसमें चेंज हो रहा है। तो अगर इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें भी क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। नहीं समझे आप भाई? अगर यहाँ पर फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो यही फ्लक्स तो यहाँ भी लिंक है, तो इसका भी फ्लक्स आपका चेंज होगा। जब इसका फ्लक्स चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज, यहाँ पर क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के करस्पॉन्डिंग एक करंट बनेगी। तो मान लो जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बना कितना बना बेटा जी, ईएस बना, और जो करंट बनी इसमें क्या बनी, आईएस बनी। सेकेंडरी कॉइल पर इंड्यूस्ड ईएमएफ ईएस है और करंट क्या है, आईएस है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आउटपुट पे जो आपको वोल्टेज और आपको जो करंट मिलने वाला वो वोल्टेज आपको ईएस मिलने वाला है और करंट आपको आईएस मिलने वाली है, और जो पावर मिलेगा वो ईएस इंटू आईएस मिलेगा। ये आउटपुट टर्मिनल की बात है, ये इनपुट आपका है। शायद आप लोग मैकेनिज्म आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। आपको पता है कि एक कॉइल में करंट फ्लो कर रही है, उसका फ्लक्स अगर दूसरी कॉइल के साथ लिंक्ड है और चेंज हो रहा है, तो आप कहोगे सर कि दूसरे कॉइल में भी क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। वहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है वो ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन। ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। इसलिए कहते हैं कि ट्रांसफार्मर के केस में प्रिंसिपल जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन होता है। ठीक है बेटा जी, अच्छा ये तो आप समझ गए प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए बेटा जी, एक यहां पर अगर मान लो एक कॉइल है तो कितना फ्लक्स लिंक होगा, मान लो फाई। किसी एक कॉइल में फ्लक्स क्या लिंक होगा, क्या जितना फ्लक्स यहां लिंक होगा उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी में लिंक होने वाला है? आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि यहां नंबर ऑफ कॉइल क्या है, अलग है, यहां पर नंबर ऑफ कॉइल अलग है। तो फ्लक्स में यहां पर एनपी यहां पर एनएस है, तो दोनों का जो टोटल फ्लक्स है प्राइमरी कॉइल में और टोटल फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल में वो अलग अलग होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर एक कॉइल की बात करें कि एक कॉइल में क्या फ्लक्स होगा, एक कॉइल में फ्लक्स होगा बी इंटू ए होगा भाई, इसकी एरिया और इसकी एरिया हमने सेम रखा है मान लो। तो एक कॉइल में क्या होगा फ्लक्स बताओ, प्राइमरी कॉइल के एक कॉइल में कितना होगा फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। वेरी गुड। अच्छा बताओ कि अगर सेकेंडरी कॉइल की बात करें तो सेकेंडरी कॉइल में कितना होगा, एक कॉइल में कितना फ्लक्स होगा, एक कॉइल में, एक सिंगल कॉइल में, क्योंकि बी इंटू ए ही होगा, क्योंकि एक कॉइल यहाँ भी है एक कॉइल यहाँ भी है, तो बी इंटू ए बी इंटू ए। तो दोनों में जो है ना एक कॉइल में फ्लक्स सेम होगा एक एक कॉइल में। लेकिन अगर टोटल फ्लक्स की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स एन पी है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स एन एस है। तो टोटल में तो आपको एन पी और एन एस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब दोनों का अलग अलग आपको दिखाई पड़ेगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ फ्लक्स लिंक्ड इन वन कॉइल, बोलो बेटा क्या होगा मान लो उसको आपने लिया फाई, एक छोटे से एक कॉइल में जो फ्लक्स लिंक है फाई है, तो इसमें भी फाई होगा, इसमें क्या होगा, इसमें फाई होगा तो इसमें भी फाई होगा, एक एक करके सेम होगा। बट अगर हम बात करें टोटल की बात करें, देखो क्या है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ प्राइमरी कॉइल, क्या होगा जी, कहोगे सर कि टोटल जो फ्लक्स आपका होगा प्राइमरी कॉइल पे फाई पी मान लिया हमने, ये कितना होगा, ये एक कॉइल में कितना फ्लक्स है फाई है, और कितने नंबर ऑफ टर्न्स है एन पी है, तो क्या होगा, ये होगा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एक कॉइल का फ्लक्स। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई बेटा जी, ठीक। अगर हम आपसे कहें कि टोटल फ्लक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, टोटल फ्लक्स लिंक्ड
विद व्हाट, सेकेंडरी कॉइल। क्या होगा जी, फाई एस ले लो इसको, क्या होगा एन एस इंटू फाई, क्योंकि उसका भी एक कॉइल में कितना है, फाई ही फ्लक्स है, तो एन एस, ये दोनों आपका आ गया। ठीक है ना, तो इसमें कितना फ्लक्स लिंक हो गया पूरा का पूरा, एन पी इंटू फाई, इसमें एन एस इंटू फाई। तो क्या इसमें फ्लक्स, इसमें जो आपका देखो आपने क्या दिया यहाँ पर, प्राइमरी में क्या आपका इंड्यूस ईएमएफ क्या है, ईपी है, और ये क्या है, आईपी है। तो ये आपका अल्टरनेटिंग जो है वोल्टेज ईपी है और ये आईपी है। तो क्या इसमें फ्लक्स लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्लक्स लिंक हुआ है। इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, कितना बनेगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी पे। और यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो ईपी के बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों साथ में देखो कनेक्टेड है। जो भी वोल्टेज यहाँ बनेगा वही वोल्टेज यहाँ भी आएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। तो जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ बनेगा वो ईपी के बराबर ही होगा। तो प्राइमरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो ईपी होगा, और सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो कितना होगा, वो मान लो आपने कहा कि वो ईएस है, कितना है वो, ईएस है। तो कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये बताइए, अगर हम यहाँ पर फैराडे का कॉन्सेप्ट लगाएं तो बड़ा ई पी कितना होगा, प्राइमरी कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा बेटा जी, होगा सर अकॉर्डिंग टू फैराडेज माइनस डी फाइव पी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल, ये कितना होगा माइनस, अब एनपी को बाहर ले लेते हैं, एनपी को बाहर ले लिया तो इस जगह डी फाइव अपॉन डी टी। ये प्राइमरी कॉइल में जो आपका फ्लक्स लिंक हुआ है उसका कॉन्सेप्ट ये आ गया। और सेकेंडरी में देखो तो इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल ईएस है, वो कितना होगा बेटा जी, माइनस डी फाइव अपॉन व्हाट, डी टी इज इक्वल टू, इसमें क्या है एन एस को बाहर लिया तो माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी। ये तो आप क्या देख रहे हो कि प्राइमरी कॉइल पर जो ईएमएफ इंड्यूस आपने निकाला वो ईपी है, और सेकेंडरी पर जो आपका वोल्टेज मिला आपको वो आपका ईएस है। तो अगर हम वोल्टेज का रेशियो ले लें तो क्या आएगा, देखो आपका प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल पर वोल्टेज अपॉन जो प्राइमरी कॉइल पर वोल्टेज आपने दिया था वो कितना आ जाएगा बेटा जी, वो आ जाएगा एन एस अपॉन एन पी। ये देखो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी कॉइल पर जो वोल्टेज है अपॉन प्राइमरी कॉइल पर जब रेशियो निकालते हैं तो एन एस अपॉन एन पी, मतलब जिस कॉइल पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, उसे क्या बोलेंगे, जिस पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, वहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। सेकेंडरी पे अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या ज़्यादा है तो सेकेंडरी का वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो और जिस एंड पर आपका नंबर ऑफ कॉइल्स क्या होगा, कम होगा, वहाँ पर वोल्टेज कम होगा। मतलब वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा वो कौन डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स, क्या बेटा जी, नंबर ऑफ टर्न्स। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, के से, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं पूरा का पूरा जो बोलेंगे इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है बेटा जी। आई थिंक इस बात को आप समझ गए। तो आपने कहा कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेना कि भाई ये ऐसा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ को देख के या इसको देख के आप बताओ कि अगर हमने आपसे कह दिया कि अगर आपने कहा सर देखो ई एस अपॉन क्या है, ई पी है, ये इज इक्वल टू के है ना। अगर हमने कह दिया मान लो के क्या होगा, अगर के 1 से बड़ा है तो क्या इंप्लाई करेगा बेटा जी, अगर के 1 से बड़ा है तो पक्का है कि ई एस ई पी से बड़ा होगा। जो सेकेंडरी कॉइल पर जो आपका आउटपुट जो वोल्टेज है वो किससे बड़ा होगा, प्राइमरी वोल्टेज से बड़ा होगा। तो अगर सेकेंडरी मतलब आउटपुट पर वोल्टेज बढ़ गया, इसका मतलब वो कैसा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को आपने इनपुट दिया और इनपुट के वोल्टेज को बढ़ा के उसने आउटपुट दिया, इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
हम ट्रांसफार्मर को TX से करते डिनोट, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। अच्छा, अगर आपने कहा कि K की वैल्यू क्या है, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 से कम हो गई, तो ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, ये इंप्लाई सेकेंडरी जो है आउटपुट पर जो वोल्टेज है वो छोटा होगा किससे, इनपुट से। इसका मतलब इनपुट का वोल्टेज बड़ा है, जो आउटपुट आ रहा है उसका वोल्टेज कम है, तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर कैसा हो गया, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। ठीक है बेटा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको मुझे समझानी थी। आई थिंक इसे आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि आपके पास मान लीजिए जो इनपुट पर जो पावर है और जो पावर आउटपुट है, दोनों सेम पावर सेम रहेगी, याद रखना, केवल वोल्टेजेस करंट आपस में चेंज होते रहते हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, कैसा है आपका, आइडियल है, तो आप कहोगे सर कि जो आपका इनपुट पावर होगा वही क्या होगा, आउटपुट पावर होगा, और इनपुट पावर क्या होगा, ई पी इंटू आई पी, करेंट इंटू वोल्टेज, और आउटपुट क्या होगा, ई एस इंटू आई एस। अब रेशियो निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ई एस अपॉन वॉट, ई पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। ये देखो करंट और वोल्टेज के साथ भी रिलेशन आ गया, बस करंट रिवर्स होती है। जैसे ई एस अपॉन ई पी है तो आई पी अपॉन एस होगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगी। आई थिंक इस बात को समझ रहे हो आप लोग। इसका मतलब इस केस में जो वोल्टेज होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे आप डिस्कस करना, ठीक है बेटा जी। और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो ये आइडियल वाले केस में अगर मान लीजिए आइडियल नहीं है, ठीक है ना, तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन आपको हमेशा आइडियल केस में ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है ना। हमको मान के चलना है कि हमारा लॉसेस बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, लॉस तो होता है कुछ ना कुछ, हम लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी, ये हम काम कर सकते हैं। तो आपने कहा कि वोल्टेज करंट के इन्वर्सली होता है, और ये जो वोल्टेज होता है ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स की। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। वैसे भी आप समझ रहे हो कि हाँ, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, ठीक है ना। एक आता आपका है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। तो क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं बेटा जी, इसको हम ईटा से करते हैं रिप्रेजेंट, और ये होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है बेटा जी। तो आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पर ई एस आई एस अपॉन ई पी और आई पी, ठीक है ना। अगर आइडियल होगा तो ये हो जाएगा 1, मतलब एफिशिएंसी आपकी 100% हो जाएगी। अगर इन परसेंटेज की बात करें, इन परसेंटेज, तो ईटा इन क्या होगा तुम्हारा, परसेंटेज क्या होगा बताओ, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, ये हो जाएगी एफिशिएंसी। जब परसेंटेज की बात करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। और अगर आइडियल वाले केस में है, तो अगर आइडियल केस है तो क्या होगी, एफिशिएंसी 100% होगी इन केस ऑफ आइडियल, ठीक है ना। जबकि ऐसा होता नहीं है, फिर भी हम जो है आपको मैंने बताया कि ऐसा इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो एफिशिएंसी के केस में आप ये फार्मूला यूज करोगे, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था ट्रांसफार्मर का, ठीक है ना। इसमें इसकी जो है कि कुछ एनर्जी लॉसेस किन किन वजह से होते हैं ट्रांसफार्मर में, उसको मुझे एक्सप्लेन कर देना है, और इसका यूज़ क्या है थोड़ा सा वो बता देना है, ठीक है बेटा जी। आई थिंक इस बात को आप समझ गए। तो कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना।